हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप देखेंगे क्लास ट्वेल्थ की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग सेक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं किस तरीके से नोटिस राइटिंग करनी है, और सबसे बड़ा सवाल जो रहता है कि आर्टिकल को कैसा लिखें, क्योंकि नोटिस राइटिंग में हम देखते हैं 50 वर्ड्स में लिखना होता है। काफ़ी चीज़ें हमें क्वेश्चन का हिंट मिल जाती है, कुछ हमें कॉमन लाइन्स में मिल जाती है वहाँ पर, जबकि हम बात करें अगर आर्टिकल राइटिंग की तो ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक को समझेंगे किस तरीके से आर्टिकल राइटिंग की जाती है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जब आप आर्टिकल राइटिंग को कर रहे होते हैं। तो समझेंगे। पहले आपने एक और चीज़ पढ़ रखी है आर्टिकल राइटिंग की, अगर हम बात करते हैं। और सेकंड एक टॉपिक होता है जिसे हम ऐसे बोलते हैं। आप जो ऐसे लिखते हैं और आर्टिकल लिखते हैं, दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस किस बात का होता है। जब हम बात करते हैं ना ऐसे की, तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, हालांकि आर्टिकल राइटिंग भी हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही कर रहे होते हैं। बट जो दोनों में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ऐसे इंसान अपनी ओपिनियन को वहाँ पर क्या करता है, शो करता है, जबकि आर्टिकल राइटिंग में आपकी ओपिनियन से ज़्यादा आपके पास जो फैक्ट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, या बोल सकते हैं जो क्रेडेंशियल सोर्स हैं, उनके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी बात को वहाँ पर लिखते हैं। और उन्हीं फैक्ट के बेस पे हम वहाँ पे क्या करते हैं, बातें लिखते हैं। तो याद रखना है कि आर्टिकल राइटिंग और ऐसे में बस थोड़ा सा ही स्लाइड डिफरेंस है। सो आई होप ये क्लेरिफाई हुआ होगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले समझेंगे इसकी मार्किंग स्कीम किस तरीके की होती है। तो मार्किंग स्कीम की बात करें तो जैसे मैंने बता दिया कि याद रखना है कि क्रेडिबल सोर्स पे होता है, इसके अलावा फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें। सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो आप देखेंगे फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलता है। अगर बात करें फॉर्मेट की तो इसमें कुछ खास फॉर्मेट भी नहीं है। फॉर्मेट के नाम पे आपको सिर्फ एक हेडिंग लिखना है, और नीचे बाय लाइन या फिर इसी को ही हम बोलते हैं बाय नेम, जिसने इस आर्टिकल को लिखा है आप उसका नाम डालेंगे, एंड देन उसकी देन जो भी आपका मेन कंटेंट है बॉडी वो आप डालेंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लाइन खींची है, पर आपको ये बॉक्स में बंद नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो याद रखना है कि ये बॉक्स में बंद नहीं होता, नोटिस राइटिंग बंद होती है। ठीक है, तो ये आपको बॉक्स में नहीं बंद करना है, ये जस्ट मैंने डाला था ताकि ये थोड़ा सा अलग सेपरेशन आए फॉर्मेट और इनके बीच में, इसलिए डाला गया था। तो याद रखना है कि बॉक्स में बंद नहीं करना है। सेकंड थिंग, सबसे पहले हेडिंग डाली जाती है जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ये लिख रहे होंगे। कई बार आपको टाइटल दिया जाएगा, हेडिंग दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, और कई बार आपको बोला जाएगा कि खुद ही एक सूटेबल हेडिंग डालिए, तो वो भी आपको खुद सोच के डालनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर नेम गिवन है कि कौन सा पर्सन, अमित, अनीता, कौन लिख रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको देखना है, जो नाम आपको गिवन होगा वो नाम आप लिखेंगे। इन केस अगर नाम नहीं गिवन है तो आप ए बी सी करके छोड़ सकते हैं, बाय ए बी सी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं बॉडी के कंटेंट पे। बॉडी के ऊपर हम बहुत डिस्कशन में बातें करेंगे, पर अभी मुझे फॉर्मेट समझाना था। तो याद रखना है ये जो 1 मार्क्स है, ये सिर्फ आपको हेडिंग लिखने का, बाय नेम लिखने का, यानी कि बाय लाइन जिसको हमने बोला था, जो भी जिस पर्सन ने आर्टिकल को लिखा उसका नाम लिखने का, सिर्फ 1 मार्क्स है आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया क्या होता है कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको एक पहले अलग अलग स्लॉट्स में आप क्या करेंगे, आर्टिकल को अरेंज करेंगे। जैसे पहले हमें नहीं उसका मीनिंग बताया,
फिर उसके नीचे हमने मेरिट्स बताया, डीमेरिट्स बताया, फिर लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया। तो ये जो आप अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज करेंगे उसका 1 मार्क्स होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक मेरिट से याद आया उसको लिख दिया, फिर अगला डीमेरिट से याद आया उसको लिख दिया, फिर मेरिट फिर डीमेरिट, ऐसे करते आप लिखते हैं ना, तो वो एग्जामिनर को, पढ़ने वाले को बहुत कंफ्यूज लगता है कि अभी तो आप यहाँ पे ये बात कह रहे थे, फिर आप अगले पॉइंट में पता नहीं क्या बोलने लगे, फिर तीसरे पॉइंट में आप कोई तीसरी तीसरी ही बात करने लगे। तो इस चीज़ के ऑर्गेनाइज करने का आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। और आपका जो मेन कंटेंट आ गया, बॉडी को हमने कितने पार्ट में सेपरेट किया और किस तरीके से आपने लिखा, उसका आपको 2 मार्क्स मिलता है। और बात करें एक्यूरेसी की, अब इसमें स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि आपने स्पेलिंग में कितनी मिस्टेक की है और ग्रामर कितनी मिस्टेक की है, उसका आपका क्या है 1 मार्क्स कटता है। तो ओवर आप देखेंगे कि पूरा हमें कितने मार्क्स का हो जाता है, ये 5 मार्क्स का आर्टिकल राइटिंग होता है। पहले ये 10 मार्क्स का आता था, लेकिन अब ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आएगा फॉर्मेट क्या है। 1 नंबर तो हमें पता ही है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो भी आप इजीली रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, अभी हम समझेंगे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है, ये मार्क्स भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। मेन जो आपको मेहनत करनी रहेगी वो कंटेंट पे करनी रहेगी। और एक्यूरेसी की मैं बात कहूँ, वो एक दिन में तो नहीं आती, वो धीरे धीरे सीखते हुए ही आती है कि आप कितनी आर्टिकल्स को रीड कर रहे हैं, कितनी रिपोर्ट राइटिंग को रीड कर रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, स्पेलिंग कितनी आपको मिस्टेक है या कितना आप कर पाते हैं। वो ये थोड़ा सा वो रहेगा कि हाँ आपको पहले से आता है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, नहीं आता तो ये 1 मार्क्स अगर हम छोड़ भी दें फिर भी आप क्या 4 मार्क्स बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो शुरू करेंगे, जैसे मैंने बता दिया फॉर्मेट क्या है हमारे पास। सबसे पहले हेडिंग है, फिर आपको बाय लाइन जिसने आर्टिकल को लिखा है उसका नाम, फिर बॉडी। अब हम यहाँ पे मेन डिस्कशन अपने बॉडी पार्ट पे ही करने वाले हैं। अब जैसे एग्जाम में होता क्या है कि आपको पता है जो क्वेश्चन हमें करने होते हैं वो 120 से लेके 150 वर्ड्स के बीच में क्या है आपको लिखना होता है। और सेकंड थिंग, एक और चीज़, ये हमें 120 से लेके 150 तक तो लिखना होता है। सेकंड, आप देखेंगे कि इसे 3 से लेके 5 पैराग्राफ में हमें क्या होता है, तोड़ना पड़ता है। मिनिमम आप 3 पैराग्राफ कर सकते हो और मैक्सिमम आप 5, उससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। अगर हम इसी पे बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 4 पैराग्राफ दिया है, जरूरी नहीं आप 4 करें, आप 3 पैराग्राफ में भी अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आ रही। पर अगर आपसे हो रहा है तो आप 4 पैराग्राफ में उसको ज़रूर लिखें। तो अब यही समझने वाले हैं कि पैराग्राफ्स के अंदर हमें लिखना क्या है, किन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट की। तो पैराग्राफ फर्स्ट पे आप आएंगे तो सबसे पहले जो भी टॉपिक है आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गई। तो मैं कह सकती हूँ कि आपको इसका मीनिंग लिखना है। अब हमारे पास कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनका हम मीनिंग डिस्क्राइब करना काफ़ी टफ हो जाएगा, या उसका क्या ही मीनिंग लिखे नहीं बता सकते। जैसे मैंने बोल दिया डेमोक्रेसी, तो यस डेमोक्रेसी का आप मीनिंग बता सकते हैं, जो कि आपने अपने पोल साइंस में भी पढ़ रखा है। तो वहाँ पर हम पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों के द्वारा चुनी गई होती है, तो लोगों के लिए काम करती है। वो बात आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर कुछ और टॉपिक आ सकते हैं, उसके लिए मीनिंग अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप कुछ बातों का जवाब दे सकते हैं वहाँ पर, जिसे हम WH फैमिली बोलते हैं। उन सवालों का आप जवाब दे सकते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मीनिंग नहीं कर पा रहे तो आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला पैराग्राफ 5 से 6 लाइन में आप क्या है आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसी का कुछ आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेके समझा भी देती हूँ, जो एग्जाम में आए हुए पॉइंट भी हैं उनके बारे में ही अगर हम बात करें तो जैसे अब मान लीजिए आप अगर चाइल्ड लेबर के ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर को पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है चाइल्ड लेबर, उसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा, पहले हम ना इसको पूरा करते हैं फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है, पैराग्राफ फर्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, मीनिंग बताएंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। इस सवाल का क्या कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं अगर आप मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं तो। अगर आपको मीनिंग आ गया और ये चीज़ें भी बन रही है तो ज़रूर लिखना, क्योंकि वो आपकी जो आर्टिकल है उसकी लेंथ को ही इम्प्रूव करेगा, ठीक है। बात करें सेकंड में, तो अगर हमने यहाँ मीनिंग बता दिया, इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है, तो हम सेकंड पे आएंगे। अब जो भी मेरे पास कंटेंट है उसमें सेकंड टॉपिक, सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें आप क्या कर सकते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान बता सकते हैं। तो वहाँ पे आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनके मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं मिल सकते, जिनमें हो सकता है सिर्फ बुराइयां हों, तो फिर वहाँ पर आप इसके कॉज और इफेक्ट डालेंगे, क्या कारण था और उसका क्या इफेक्ट हुआ वो डालेंगे। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर देखना है कि बाकी चीज़ें, मतलब कि
एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है वो बात आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप इसका प्रोसीजर समझा सकते हैं कि जो भी टॉपिक होगा वो उसको उसका प्रोसीजर क्या है उस काम को करने का। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। तीसरे पैराग्राफ की बात करें तो तीसरे पैराग्राफ में आप अपनी तरफ से सजेशंस डाल सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है वो बातें आप डाल सकते हैं, या फिर लोगों ने क्या किया है, या मीडिया क्या रोल प्ले कर रही है, रोल ऑफ मीडिया बता सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मीडिया का क्या रोल रहा है, गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, आप उन चीज़ों को समझा सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज़ योर कंक्लूजन, कि आपने जो ये पूरा पार्ट लिखा है उसकी आप समरी लिखेंगे बहुत छोटे ही, मतलब 3 से 4 लाइन के अंदर, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं अपना कंक्लूजन। तो ये आपके मोटा मोटा 4 पैराग्राफ में तोड़ा। अब कई टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आपको ये दोनों, आप इन दोनों पैराग्राफ को कंबाइन भी कर सकते हैं, कि आपने फर्स्ट और फोर्थ लिखा और सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके मेरिट्स डिमेरिट्स अगर मिल रहा है तो लिख देना, सजेशन आ रहा है, या फिर आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं अगर आप 3 पैराग्राफ में उसको डाल रहे हैं तो याद रखना है कि कोशिश करनी है 3 से 5 पैराग्राफ के बीच में आपको जो अच्छा लग रहा है या जितना कंटेंट आप सोच पा रहे हैं उतना कंटेंट लिखना है। एक और चीज़ याद रखनी है कि जब आप पहले पैराग्राफ को लिख रहे हो ना तो आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जब उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप जो आपको मीनिंग लिखना है तो आपको और भी बहुत सी बातें याद आएंगी, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स याद आते रहेंगे, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो कोशिश करना है कि पहले उसके मीनिंग पर ही फोकस करना है, इन सवालों का जवाब देना है, फिर सेकंड में आपको जो उसके फ़ायदे नुकसान याद आ रहे थे आप उसे रफली भी लिख सकते हैं पेपर में, शॉर्ट फॉर्म में लिख के, और फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप रफली ज़रूर लिखना है कि मीनिंग में आप पॉइंट डाल दिया कि मीनिंग में हम क्या लिख सकते हैं, और अगर हम सेकंड पैराग्राफ में तो उसका फ़ायदे क्या क्या आ रहे हैं, कुछ भी पॉइंट याद आ रहा है तो एक आधा पॉइंट आप शॉर्ट फॉर्म में लिख के अपना एक माइंडसेट तैयार कर सकते हैं। इसी माइंडसेट जो हम तैयार करने की बात करें, ये आपने फॉर्मेट में देखा 1 मार्क्स हमें मिल रहे थे ऑर्गेनाइज करने का आइडिया को, ये वही 1 मार्क है कि आपने चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, सो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि बॉडी के कंटेंट में मैंने आपको बता दिया। अगर आप बहुत लेंदी नहीं कर पा रहे तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को कंबाइन भी कर सकते हैं इन टॉपिक के अंडर। ठीक है, सो अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको पूरा ये टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। जैसे ये आप देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ये एक आर्टिकल राइटिंग है, और इसका फॉर्मेट और सब कुछ यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्रिटिकल राइटिंग आ चुका है तो यहाँ पर सबसे उसके तुरंत नीचे हमें क्या लिखना है, बाय XYZ, क्योंकि यहाँ नाम नहीं था तो XYZ डाल दिया गया। यही आपका फॉर्मेट था, और इसे बॉक्स में नहीं बंद करना, ये बात ध्यान रखना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग लिखा, जो आप जिस भी राइटर ने इसको लिखा है बाय XYZ करके हमने वो डाल दिया। तो यहाँ पे टाइटल अलॉन्ग विद द राइटर्स नेम डालना था, वो हमने डाल दिया। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला पैराग्राफ जिसको मैंने कहा था आप मीनिंग डाल सकते हैं, मीनिंग के साथ आप कुछ कैची लाइंस उसमें डाल सकते हैं, या कुछ आपको उसमें फ्रेज याद आ रहा है, या हम बोल सकते हैं कि आपको जो आप पोस्टर राइटिंग में स्लोगन्स वगैरह लिखा करते थे, आपको कुछ स्लोगन अगर याद आ रहे हैं तो आप उस टॉपिक के लिए डाल सकते हैं। ये एक एग्जामिनर का ध्यान खींचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और सेकंड थिंग, आप देखेंगे कि जो पेपर चेक कर रहा होता है वो एक पेपर या 2 पेपर नहीं चेक कर रहे होते, उन्हें सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। तो इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए या हर एक पेपर को पढ़ने के लिए वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। आपका फर्स्ट और लास्ट जो बात होगी, यानी कि मीनिंग और कंक्लूजन, वही क्या करेगा, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट वाला जो आपका आएगा दैट मीन्स मीनिंग और कंक्लूजन, इससे आपको बहुत अच्छा रखना है कि एग्जामिनर उसे अगर पढ़े तो यस उसको बाकी आर्टिकल पढ़ने का मन करे, या उसको लगे कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, कुछ अच्छी चीज़ इसने डाली है इसके अंदर। ठीक है, तो याद है तो लिख देना, नहीं याद है तो आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप सवाल छोड़ के शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, थिंक ऑफ द लास्ट टाइम यू हैड टेकन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो एक सवाल छोड़ दिया गया है कि आप सोचिए कि आपने आखिरी बार कब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने आप लिया था। तो या तो आपको अगर याद आ रहा है तो कुछ कोड डाल सकते हैं, कुछ स्लोगन डाल सकते हैं, नहीं याद आ रहा तो आप किसी क्वेश्चन को डाल के भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। सो आई होप ये बात आपको क्लैरिफाई हुई। फिर आते हैं मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इन्होंने 5 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट किया है।
लास्ट हमारा ये कंक्लूजन है और ये हमारा मीनिंग है फर्स्ट वाला। और बाकी ये जो अगर मैं बात करूँ इन तीन में, तो इन तीन में वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। मेरिट्स, डीमेरिट्स हो गया, प्रोसीजर बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के फ़ायदे नुकसान आप लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर की क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से किया जाता है वो बात यहाँ पे डाली गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ लाइफ एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे मेन टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, सेम बात बोली गई है, हालांकि ये काम मैंने आपको बोला है पहले पैराग्राफ में ही करने के लिए। फिर कुछ बातें और यहाँ पे डाल रखी हैं, तो ये तो आप जब एक रफली आप बनाएंगे ना उस टाइम पे ये चीज़ें लिख सकते हैं। सो आई होप कि ये क्लैरिफाई होगा। अब देखेंगे आप कुछ आपके एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स आए हैं उनको लेके भी हम कुछ समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आप चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या कर रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मेट वही, पहले हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा, फिर जिसने उसको लिखा है उसके बाद उसका नाम लिखा, फिर इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर समझाने के लिए मैंने ये बात लिखा। अब इंट्रोडक्शन के लिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कोड डाल दिया, चाइल्ड लेबर स्टील चाइल्डहुड की। चाइल्ड लेबर क्या करता है, चाइल्डहुड पूरा चुरा लेता है या गुम कर देता है, तो वो बात हमने यहाँ पे डाली है। उसके बाद ये देखेंगे आप कैची फ्रेज हो गया, ये भी आपको लिखना ही है, जैसे समझाने के लिए था कि हमें एक फ्रेज डालना था, हमने फ्रेज डाल लिया। इसके अलावा आप इसे कोट बोल सकते हैं, स्लोगन बोल सकते हैं। इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। अब जैसे कई बार होता है कि चाइल्ड लेबर को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आप व्हाट, हु, वाई इन सब का रिप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी दे दिया गया है, व्हाट का रिप्लाई यहाँ पर, इट इज़ व्हेन चिल्ड्रन वर्क्स एंड लूज देयर चाइल्डहुड। जब एक बच्चा काम करता है और अपने बचपन को क्या कर देता है, खो देता है, तो ये हमने बताया कि कब हम ये चाइल्ड लेबर को मानते हैं। हु क्या होता है, किसके अंदर ज़्यादा मतलब किसको मजबूर किया जा रहा है, तो आप देखेंगे मैनी चिल्ड्रंस स्पेशली दोज फ्रॉम द पुअर फैमिलीज, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर से सफ़र करते हैं। क्यों करते हैं, रीज़न भी बता दिया गया। फैमिलीज नीड मनी टू सर्वाइव, सो चिल्ड्रन मस्ट वर्क इंस्टीड ऑफ गोइंग स्कूल। क्योंकि जो फैमिली होती है उसको पैसे की ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, तो इसके लिए फिर ये क्या करते हैं कि पढ़ने की बजाय काम करना इनके पास ऑप्शन होता है, तो ये उसे ही चूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब कई बार इसका ना टॉपिक कई से तरीके से हो सकता है। जैसे सिर्फ डेमोक्रेसी दे दिया गया तो भी आप ये बातें लिख सकते हैं। अगर आपको दे दिया गया इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको दे दिया गया डेमोक्रेसी इन इंडिया तो भी आप ये बात डाल सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे मैंने ये दो इंट्रोडक्शन दिया है, पहला इंट्रोडक्शन ये है और सेकंड इंट्रोडक्शन ये है। यहाँ पर हमारे पास एक कोड थी तो हमने वो डाल दिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट बाय द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया की, तो वो डाला गया, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं कि आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ग्रीक वर्ड्स में डेमोज और क्रोटोज करके पीपल और पावर ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप और चीज़ें बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम बात करें डेमोक्रेसी रेफर क्या करता है, देखिए मीनिंग भी यहाँ पर बताया गया है, टू द सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग। डेमोक्रेसी होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन इंडिया। Furthermore, India without a doubt is the biggest democracy in the world. Also, the democracy in India has derived from the Constitution of India. ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होता, आप देखेंगे जितनी भी डेमोक्रेसीज डिराइव हुई हैं उन्होंने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा और उसके थ्रू ही क्या करती हैं, सब वर्क करती हैं। उनको जो गवर्नमेंट को पावर मिलती है या बाकी जो प्रेसिडेंट हो गए या हम बोल सकते हैं पीएम हो गए, उनको जो पावर मिलती है वो पावर भी कहाँ से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिल रही है। अगर किसी और देश की है तो उनको वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, ठीक है। तो ये बात आप नॉर्मल डाल सकते हैं। इसके अलावा यहीं पे और बताया गया है, मोस्ट नोटवर्दी इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस इज़ इन्फ्यूज्ड विद द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसमें इन तीनों चीज़ों को क्या है, हमने बहुत ज़्यादा ही सम्मान दिया है, या यही हमारी स्पिरिट है हमारे डेमोक्रेसी की, कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे एक और अगर आप लेना चाहें तो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, एक और लेंगे। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ अ न्यूज़पेपर दिया गया है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में, न्यूज़पेपर आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। की सबसे बड़ा और सबसे पुराना सोर्स है, सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है क्या, न्यूज़ के लिए या इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। और कौन कौन इसके लिए रोल प्ले कर रहा है, फिर हमने वो डाल दिया। द इलेक्ट्रिक मीडिया इज़ एट द टाइम अनरिलायबल, गिव इन एडवोकेट इन्फॉर्मेशन एंड इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल। और जब बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो हम जानते हैं
आज के टाइम पे कोई भी किसी भी तरह की अफवाह फैला देता है या न्यूज़ डाल देता है, जबकि न्यूज़पेपर में अगर कोई बात छप रही है दैट मीन्स वो क्रेडेंशियल होगा उसके पीछे, तभी वो चीज़ वहाँ पे छापी जा रही है। ठीक है, तो वो बात हमने यहाँ पर डाली है। और इस तरीके से हमने, और कहाँ से आप देखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एनहांस द वोकेबलरी, तो आप देखते हैं जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको स्पेशली कहा जाता है कि आप एडिटोरियल कॉलम्स को पढ़ा कीजिए, उससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और साथ में वोकेब सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जो समझ में आ रहा है मीनिंग को, लेकिन एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमने बात किया इंट्रोडक्शन की। अब अगर हम बात करें कि सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे, तो जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे मेरिट्स डिमेरिट्स लिख सकते हैं आप। चाइल्ड लेबर के ऊपर गिवन है, सम पीपल आर्ग्यू दैट अ चाइल्ड लेबर हेल्प्स फैमिलीज फाइनेंशियली। कुछ लोग ये बात आर्ग्यू करते हैं कि क्या होता है कि जो फैमिलीज होती है उनकी बहुत हेल्प होती है फाइनेंशियली अगर चाइल्ड लेबर हो रहा होता। हाउएवर द नेगेटिव आउटवेट द पॉजिटिव्स, जबकि हम बोल सकते हैं कि यस, यहाँ पे हम नेगेटिव चीज़ों को ही पॉजिटिव करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्किंग चाइल्ड हैव फीवर देन फेस एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़। आप देखेंगे कि जो बच्चे काम करते हैं उन्हें ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ फेस करना पड़ता है। दिस कैन लीड टू द साइकिल ऑफ पोवर्टी, और ये क्या है, उस साइकिल को चलते रहने देता है, जिसे हम साइकिल ऑफ पोवर्टी बोल रहे थे कि पहले जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो रह गए, फिर आगे चल के जो पेरेंट्स आए वो भी गरीब रह गए, फिर आगे चल के जो बच्चा है वो भी क्या हो जाएगा, गरीब रह जाएगा। ये एक साइकिल चलता रहेगा क्योंकि उन्होंने कोई अच्छी एजुकेशन नहीं ली और अच्छे से कोई स्किल नहीं सीख पाए, तो उन सारी चीज़ों को लेके ये बात बोली जाती है। ठीक है, अगर आपको डिमेरिट्स और मेरिट्स नहीं याद आ रहा या इतना कम याद आया तो फिर आप इसी के अंदर कॉज और इफेक्ट डाल सकते हैं। चाइल्ड हैपन्स ऑफ मैनी रीजन, चाइल्ड लेबर आएगा यहाँ पर। चाइल्ड लेबर बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है। पोवर्टी सबसे बड़ा कॉज तो हम मानते हैं कि पोवर्टी है। फैमिलीज नीड मनी, और फैमिली को पैसों की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए। सम चिल्ड्रेन वर्क इन अ फैक्ट्रीज फार्म्स एंड सो ट्रीड्स स्ट्रीट वेंडर्स, कई जगह कई जो बच्चे हैं फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फार्म्स में काम कर रहे हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर रोडों पे घूम घूम के किसी चीज़ को बेचना, उस चीज़ को करते हैं। दिस प्रिवेंट दैम फ्रॉम गेटिंग एन एजुकेशन, द लॉन्ग आवर्स हार्ड वर्क अफेक्ट देयर हेल्थ। इसके अलावा यही बच्चों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे। और सेकेंड थिंग क्या है इसी में, क्योंकि वो लगातार इतने टाइम तक काम कर रहे हैं, जो उन बच्चों की एक कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा उनसे काम करवाया जा रहा है या वो काम कर रहे हैं, तो उससे उनकी हेल्थ पे क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। दे मिस आउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, के अलावा एक बचपन को जीना जो कहते हैं, जो उसे इंजॉय करना कहते हैं, वो उस चीज़ को ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसी में मैं बोलूँ डेमोक्रेसी के लिए लिख सकते थे, तो यहाँ पे बताया गया कि अगर इंडिया की डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो वहाँ पे हमने फोकस कर दिया कि कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे काम कर रहा है, इज इसेंशियल मीन ऑफ द इक्वल बिफोर द लॉ। ये आप देखेंगे जो हम बोलते हैं जो हमें हमारी पावर्स मिली हुई है, राइट्स मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, वहाँ पे पहला जो हम बोलते हैं समानता का अधिकार जो आप बोलते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे डाला गया है कि इक्वल बिफोर द लॉ, कि हम इक्वल, जो लॉ है उसके सामने सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, और तो इन सब चीज़ों के बेस पे क्या है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इंडियन सिटीजन्स इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, सबको मिलती है। तो यहाँ पर हमने बता दिया किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, क्या प्रोसीजर है वो आप बता सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कुछ कंक्लूजन के भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर डेली लाइफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर मुझे कंक्लूजन देना है, याद रखना है कंक्लूजन भी आपको एक अच्छा देना है, क्योंकि पहला मीनिंग और कंक्लूजन ही आपको मार्क्स गेन करवाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन में डाला गया, मच मोर इन्फॉर्मेशन इज कंटेन ओनली इन द न्यूज़पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो हमें न्यूज़पेपर के अंदर मिलती है। न्यूज़पेपर हैज़ बीन एंड विल रिमेन द माउथ पीस ऑफ द नेशन। जो न्यूज़पेपर है वो हमेशा क्या रहेगा, विल रिमेन, हमेशा माउथ पीस बन के रहेगा, किसका, देश का। एंड अनसीन एडवाइज़र ऑफ द कॉमन पीपल, और हम ही कॉमन पीपल में से बहुत सारे ऐसे एडवाइज़र दिखेंगे जिनको हम जानते नहीं, लेकिन उनकी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये हमने कंक्लूजन डाल दिया। अगर मान लीजिए ये टॉपिक डेमोक्रेसी के ऊपर होता तो वहाँ पे आप कंक्लूजन डाल सकते थे, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट द कलेक्टिव एस्पिरेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी फॉर अ फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव एस्पिरेशन, जो हमारी इच्छाएं हैं या हमारी जो एस्पिरेशन है, किसके लिए, इंसानियत के लिए, कि हमें फेयर होना है, जस्ट होना है और इक्विटेबल सोसाइटी रखनी है, वो डाल सकते हैं।
इट एम्पावर इंडिविजुअल, इसके अलावा ये लोगों को इतनी पावर देता है, इंडिविजुअल्स को, वो प्रमोट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को, एंड अप होल्ड द रूल ऑफ लॉ, और इसके अलावा इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जो लॉ हो या फिर जो रूल हो वो किसका हो, लॉ का हो। वाइल इट मे फेसिस ऑब्स्टेकल, कई सारी हमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए। द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी रूटेड इन द बिलीव दैट एवरी पर्सन हैज़ अ वॉइस टू कंटिन्यू, लेकिन फिर भी हमें इस बात का, अपनी स्पिरिट को ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी का जो रूट है वो इस बात पे है कि लोग बिलीव करें किस चीज़ पे, हैव अ वॉइस कंटिन्यू टू इंस्पायर, कि एक ऐसी आवाज़ है जो हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी, गाइड करती रहेगी नेशन को, किस चीज़ के लिए, एक ब्राइटर और मोर इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए, सबके लिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से आपको मीनिंग लिखना है। कुछ मैंने एग्जांपल देके आपको ये बातें समझाई भी हैं, किस तरीके से हमें कंक्लूजन पे और मीनिंग पे बहुत फोकस देना है। ठीक है, नेक्स्ट एक कुछ बातें और मैं बताऊंगी जो आपको लिखते टाइम ध्यान रखना है कि जब आप क्या करते हैं, कई बार बच्चों को ना सोच के ट्रांसलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जिनको ये प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप किसी सेंटेंस को सोच रहे हैं ना, तो छोटे छोटे सेंटेंस को सोचिए। ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस में आप उसको ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। छोटे छोटे सेंटेंस होंगे तो फिर उसे आप ईजिली ट्रांसलेट भी कर पाएंगे और ईजिली लिख भी पाएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखनी है कि आपने मीनिंग में या कहीं पर जो एक बात बोली है उसी बात को बार बार हर जगह पे नहीं डालना, कि आपने मीनिंग में भी जो बात लिखी है वही बात आपने कॉज एंड इफेक्ट में भी डाल दी है, वही आपने सेकंड पैराग्राफ में भी डाल दिया है। इससे भी क्या हो जाएगा, सामने वाले का वो जो आप मार्क्स गेन करने वाली कैपेसिटी थी वो आप क्या कर देंगे, खो देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 3 से 5 पैराग्राफ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बेस्ट सुटेबल ये रहेगा कि आप 4 में रहें, वो ना आगे ना पीछे, और आपको 120 से लेके 150 वर्ड तक कंप्लीट करना है, तो वो आपका वहाँ तक क्या हो जाएगा, ईजिली फॉलो हो जाएगा। और सेकंड मैंने ये भी बताया था कि आपको, कि आप जिस टॉपिक के ऊपर फोकस करें, जो लिख रहे हैं, कोशिश करिए आप पहले सिर्फ उसी के बारे में सोचें। हम मीनिंग सोच रहे होते हैं तो हमें फ़ायदे नुकसान याद आने शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए, कि क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में ना जानकारी नहीं होती कि इस टॉपिक में ऐसा हो सकता है या ये हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जितने क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको क्या करना है, पढ़ने पे फोकस करना है, कि आप अलग अलग जो आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच आपको मिल रही है उनको आप पढ़ें अच्छे से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी थिंकिंग ब्रॉड होगी, कि आप सोच पाएंगे कि यस इस टॉपिक में ये बात भी डाली जा सकती है। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप टॉपिक लिखना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे आपने पॉलिटिकल साइंस में जो चीज़ें पढ़ी हैं पोल में अपने, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत ईजिली डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें, चाइल्ड लेबर है तो उसको भी आप पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं, कि हम देखते हैं कि हमें जो फंडामेंटल्स राइट मिले हैं वहाँ पे भी बहुत सारी बातें चाइल्ड लेबर के ऊपर कही गई हैं, कि हम क्या नहीं करवा सकते थे, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट ने शुरू करी थी, कि फर्स्ट से लेके 6 क्लास तक के बच्चों को या 8 क्लास के बच्चों तक को कंपलसरी एजुकेशन देना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें आप और डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी इंसेंटिव लिया था, कि मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी, उसके अंदर भी उन्होंने क्या कोशिश की थी कि बच्चों को एक इंसेंटिव दिया जाए, कि अगर वो अपना पेट नहीं भर पा रहे तो उनको एक टाइम का अश्योरेंस दिया गया कि आप आएंगे स्कूल में तो आपके बच्चे को एक टाइम खाना मिलेगा, आपको उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना, आप चीज़ों को लिंक करके भी कर सकते हैं। सो आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गई और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ख़त्म करेंगे आज की क्लास को। थैंक यू सो मच।